Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Bimla Devi, lecturer in commerce, GG SSS Gangwa Hisar. We going to study about chapter 11.1. Chapter name is Marketing and Marketing Mix. Today's topic, role of marketing, difference between marketing and selling, marketing management philosophies, and last topic is comparative study of various marketing management philosophies. Student, please listen attentively and prepare notes for future. So let's begin. Today's first topic is role of marketing. रोल ऑफ मार्केटिंग में दो टाइप के हम रोल स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे रोल इन ए फर्म और सेकंड हम करेंगे रोल इन ए कंट्री. तो पहला जो है रोल ऑफ मार्केटिंग जो है उसमें हम पहला रोल करेंगे कि एक जो विपणन होती है, एक संस्था होती है, उसका एक फर्म के अंदर क्या रोल है. देखो, प्रत्येक फर्म लंबे समय तक जीवित रहने के लिए क्या करना चाहती है, अपना विकास करना चाहती है. ठीक है. और विपणन फर्म जीवित रहने और उसको विकसित रहने के लिए एक जो मार्केटिंग है एक फर्म के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो इसको हम एक चित्र की सहायता से करेंगे. तो देखो, मार्केटिंग की भूमिका जो है एक फर्म में क्या होती है. सबसे पहले देखो, उपभोक्ता आवश्यकता एवं इच्छा की सूचना एकत्रित करता है. जो मार्केटिंग होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है या जो जिसके दिमाग में ये बात आती है कि प्रोडक्ट बनाकर बेचना है, तो क्या करेगा, वो उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छा की सूचना एकत्रित करेगा. कहाँ से? बाजार से. फिर क्या करेगा, उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करेगा. मार्केट से जो सूचनाएं एकत्रित करी है उनको विश्लेषित करेगा. थर्ड नंबर पर विश्लेषण करने के बाद उत्पाद निर्माण का निर्णय लेगा. जब उसको सूचनाओं के विश्लेषण के द्वारा ये पता चला कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या किस उत्पाद का जो है बाजार में अच्छा अवसर है, तो उसी प्रोडक्ट को बनाने का डिसीजन ले लिया जाएगा. उपभोक्ताओं को मनपसंद उत्पाद उपलब्ध करवाना और उत्पाद बनाकर उपभोक्ताओं के मनपसंद प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा. जब उपभोक्ताओं को मनपसंद प्रोडक्ट मिल जाएगा तो उपभोक्ता क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे. संतुष्ट हो जाएंगे तो वो बार बार उसी फर्म की वस्तुओं को खरीदेंगे. तो इससे एक फर्म की बिक्री बढ़ जाएगी. बिक्री बढ़ जाएगी तो फर्म का उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा. और इस तरह से फर्म का हर साल बिक्री बढ़ती रहेगी, उद्देश्य पूरा होता रहेगा, तो फर्म जो है दीर्घायु होती रहेगी, यानी कि लंबी समय तक चलती रहेगी और उसका विकास भी संभव है. ऐसी फर्म जो लंबे समय तक टिकी रहती है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करती है, सेल इंक्रीज होती है और उसका हर साल का टारगेट अचीव हो जाता है, तो ऐसी फर्म का डेवलपमेंट होता रहता है. तो ये है, हमने पढ़े हैं कि एक मार्केटिंग, ये जितने जो पॉइंट हमने स्टडी किए ना, ये सारे, ये क्या है, ये मार्केटिंग की एक्टिविटी है जो एक फर्म के लिए करना जरूरी है. तो देखो, उपरोक्त चित्र से हमने स्पष्ट कर लिया कि विपणनकर्ता सबसे पहले आवश्यकता और इच्छाओं के बारे में एक सूचना एकत्रित करता है. सूचनाओं का गहन अध्ययन करके विशेष उत्पाद को तैयार करने का निर्णय लेता है. जब उपभोक्ता को मनपसंद उत्पाद प्राप्त होता है तो वो संतुष्टि में वृद्धि होती है और उपभोक्ता बार बार उसी प्रोडक्ट की मांग करेंगे, बिक्री वृद्धि होगी, फर्म का उद्देश्य पूरा होगा. उद्देश्य पूरा होने से वह लंबे समय तक बाजार में टिकी रहेगी और फर्म का विकास भी होता रहेगा. तो इस प्रकार विपणन के माध्यम से फर्म जो है अपने स्वप्न को वास्तविकता में बदलने में सफल हो जाती है. तो ये तो था रोल इन ए फर्म. सेकंड है रोल इन ए इकोनॉमी, यानी कि इसमें हम स्टडी करेंगे कि एक मार्केटिंग का एक इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है. देखो, विपणन की जो है एक देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. अर्थव्यवस्था के विकास की जानकारी लोगों के रहन सहन के स्तर से आपको प्राप्त हो जाएगी.
कि अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। जिस देश के लोगों का रहन सहन उच्च कोटि का होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र माना जाता है। इसी प्रकार पर कैपिटल इनकम से भी एक अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोगों के रहन सहन के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। और ये संभव किससे होगा? विपणन के द्वारा। क्यों? क्योंकि विपणन में अनेक अनगिनत एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो विपणन द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी को हम एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी इससे पहले हमने रोले ने फर्म पढ़ा था मार्केटिंग का, एक फर्म में मार्केटिंग का क्या रोल होता है, तो वो हमने एक फर्म के वे से पढ़ा था। अब हम एक कंट्री के अंदर जितनी भी फर्म है उन सब को कंबाइंड करके स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखो, जैसे एक फर्म जो है उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छा की सूचना एकत्रित करती है, सेम उसी तरह एक कंट्री की सभी फर्में ये काम करती है, उपभोक्ता आवश्यकता एवं इच्छा की सूचना एकत्रित करती है। जब उनको ये सूचना मिल जाती है तो तब उनको पता चलता है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है, कस्टमर क्या नया प्रोडक्ट चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, उस नए प्रोडक्ट के लिए नई व्यावसायिक क्रियाएं करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जब वो नई क्रियाएं, नई व्यावसायिक क्रिया के लिए प्रेरित होंगे तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक नई औद्योगिक इकाई स्थापित हो जाएगी। जब नई औद्योगिक इकाई स्थापित होगी तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार में वृद्धि होगी। जब लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी तो उन लोगों की इनकम बढ़ेगी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज हो जाएगी। और जब लोगों की इंक्रीज हो जाएगी इनकम, तो लोग जो है अच्छा जीवन जीने लग जाएंगे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा। और इस तरह एक कंट्री लेवल पे सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो जो हमारे मार्केटिंग है उसका केवल एक फर्म में ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बल्कि एक अर्थव्यवस्था को विकसित करने में भी मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस चित्र को हम इस तरह से देखते हैं। विपणनकर्ता सबसे पहले उपभोक्ता की आवश्यकताएं एवं इच्छाओं के बारे में सूचना एकत्रित करता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर नए नए उत्पाद निर्मित करने के लिए प्रेरित होगा। इसके लिए वो अनेक यानी कि नई औद्योगिक इकाई स्थापित करेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ने से लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। और यह स्थिति किसकी ओर संकेत करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, जिस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर उच्च हो। तो इस तरह से एक मार्केटिंग के द्वारा लोगों के रोजगार प्रदान करके, लोगों की आय को इंक्रीज करके उनका रहन सहन का स्तर सुधर जाता है। यही स्थिति जो है अर्थव्यवस्था के विकास की ओर संकेत करती है। इसके अतिरिक्त विपणन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को अधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वस्तुएं एवं सेवाएं सही समय पर, सही स्थान पर, सही मूल्य पर उपलब्ध होने लगती है, कहीं भी शॉर्टेज नहीं होती। तो इस प्रकार एक जो मार्केटिंग है इसका केवल फर्म में ही एक इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, बल्कि इसका एक इकोनॉमी के अंदर भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और जो सेलिंग है इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, वैसे तो मार्केटिंग और जो सेलिंग दो वर्ड अलग अलग है, इनको पर्यायवाची मान लेते हैं, कहते हैं कि इनमें कोई अंतर नहीं, लेकिन ऐसा मानना उचित नहीं है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, जो हम करके देखेंगे, आप देखना इसमें कितना डिफरेंस है। तो हम इसका सीधा डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सबसे पहला डिफरेंस मार्केटिंग, सेलिंग और बेसिस ऑफ डिफरेंस। पार्ट ऑफ द प्रोसेस वर्सेस वाइडर टर्म्स। प्रक्रिया का अंग बनाम व्यापक पद। देखो, मार्केटिंग जो है विपणन का विस्तृत क्षेत्र है
और सेलिंग जो है विपणन का क्षेत्र संकुचित है। सेलिंग का यह विपणन का ही एक अंग है, क्योंकि जो मार्केटिंग होता है वो मान लेते हैं ये तो है मार्केटिंग और इसके अंदर ये सेलिंग है, ठीक है। तो इसमें वाइडर कौन सा है, मार्केटिंग है, और जो सेलिंग है वो क्या है, वो संकुचित क्षेत्र है। स्वामित्व हस्तांतरण बनाम ग्राहक आवश्यकताओं की संतुष्टि। देखो मार्केटिंग के अंदर ग्राहक जो है इसका केंद्र बिंदु जो होता है मार्केटिंग का, ग्राहक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है, ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्टि करना है। जबकि सेलिंग के अंदर केंद्र बिंदु क्या होता है, विक्रेता होता है, यानी कि क्रेता को वस्तु का स्वामित्व करना है, वस्तु बेचनी है, उसको ट्रांसफर करनी है बेचकर, चाहे कोई भी तरीका अपनाए। थर्ड है अधिकतम विक्रय द्वारा लाभ बनाम ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ। मार्केटिंग में क्या होता है, लाभ कमाया जाता है पर पहले ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाती है, और सेलिंग के अंदर अधिक से अधिक विक्रय करके लाभ कमाया जाता है, इसमें प्रॉफिट अर्न करने को प्राथमिकता दी जाती है, ग्राहक संतुष्टि को नहीं दी जाती। फोर्थ पॉइंट है क्रियाओं का प्रारंभ एवं अंत। देखो मार्केटिंग जो है उसका वस्तु निर्माण का विचार जैसे ही दिमाग में आता है तो इसकी मार्केटिंग की क्रिया शुरू हो जाती है, और इसका अंत ग्राहकों के संतुष्ट हो जाने के बाद होता है। देखो जब आपके दिमाग में किसी प्रोडक्ट को बनाने के बारे में या उसके व्यापार के बारे में अगर विचार आता है तभी से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, और एंड तब होता है जब कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो जाए, वो बार बार वही प्रोडक्ट आपसे परचेज करने लग जाए, तब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, तब मार्केटिंग का एंड होता है। और सेलिंग क्रिया जो होती है वस्तुओं के उत्पादन के बाद स्टार्ट होती है, और जैसे ही माल बिक जाता है, हस्तांतरित हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, तो सेलिंग की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। महत्व में अंतर, इसके अंतर्गत उपभोक्ता संतुष्टि को महत्व दिया जाता है मार्केटिंग में, और इसमें विक्रेता संतुष्टि को महत्व दिया जाता है। मार्केटिंग के अंदर उपभोक्ता संतुष्टि और सेलिंग के अंदर विक्रेता, यानी कि ज्यादा माल बेचकर विक्रेता को खुश करना है। सिक्स्थ है डिफरेंस इन स्ट्रेटजी, रणनीति। जो मार्केटिंग है इसमें प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है, और इसमें केवल प्रमोशन केवल एक ही एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है कि कोई भी किसी भी तरीके से प्रमोशन करके बिक्री को बढ़ाना है, जिससे ज़्यादा सेलिंग हो जाए। तो ये हमारा था पॉइंट सेकंड जो है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो प्रत्येक कंपनी का विचार अलग अलग हो सकता है। फिलॉसफी मतलब क्या होता है, विचार ही होता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का विचार ये हो सकता है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, लागत कम आएगी, माल अपने आप बिक जाएगा, ठीक है। दूसरी कंपनी का ये विचार हो सकता है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाए, उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया जाए तो बेचने में कठिनाई नहीं आएगी। तो इस प्रकार हर एक कंपनी का जो विचार होता है, जिस तरह से दो व्यक्तियों के विचार अलग अलग होते हैं, सेम उसी तरह से मार्केट में कंपनियों के भी विचार अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं विचार को हम विपणन के संबंध में पढ़ेंगे। इन्हीं को ही मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी कहा जाता है। इन कंपनियों के जो अलग अलग विचार होते हैं ना, क्योंकि उनके जो विचार होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ही मार्केट में बिहेव करेंगे, और इन्हीं को ही मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी कहा जाता है। ये फिलॉसफी है पर ये मैनेज करते हैं मार्केट में लाकर, इसी कारण से इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कहा जाता है। ये एक टाइप से कॉन्सेप्ट बन गया और इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहली है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिफ्थ है सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं डिटेल से। पहली है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उत्पादन विचारधारा।
देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, उत्पादन। ये जो कंपनियां इस फिलॉसफी को या इस विचार को मानती है या इसका अनुसरण करती है, उनका ये मानना है कि यदि वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी और उन्हें सभी जगह उपलब्ध करवा दिया जाए तो बिक्री करने में कोई समस्या नहीं होगी। इनका विचार देखो क्या है, वस्तु और सेवा सस्ती होनी चाहिए, हर जगह अगर उपलब्ध करवा दी जाती है तो उनमें को बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। इस विचार को मानने वाली कंपनियां अपने विपणन प्रयास यानी कि जो मार्केटिंग एफर्ट, इस विचार को जो कंपनियां मानती है ना, वो अपने मार्केटिंग एफर्ट को उत्पादन लागत कम करने और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्थापित करने पर ही लगा देती है। यानी कि ये कंपनियां मानती हैं कि हम बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, तो इससे क्या होगा, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से इनका मानना है कि कुछ बचते मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बचते मिलेगी तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रति इकाई जो लागत है वो कम हो जाएगी। तो इस फिलॉसफी या इस विचार की उपयोगिता केवल उसी समय है जब मांग पूर्ति से अधिक हो। इस फिलॉसफी या ये कॉन्सेप्ट केवल तभी सक्सेसफुल होता है जब मांग ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि सस्ती और आसान वस्तुएं सब जगह उपलब्ध करवा दे तो ग्राहक उनको खरीद लेंगे। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि सस्ती वस्तुएं सारे ग्राहक खरीद लेंगे और आसानी से खरीद लेंगे। तो ये इसका एक दोष है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान में आ गया, यानी कि प्रोडक्शन कंसेप्ट को मानने वाली कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर अपना ध्यान देती है। उनका मानना है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी और लागत कम होगी, तो कस्टमर अपने आप प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जो कंपनियां इस विचार या दर्शन का अनुसरण करती है, उनका मानना है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए तो ग्राहकों को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। इस विचार को मानने वाली कंपनियां अपने उत्पाद की क्वालिटी में सुधार करने पर जोर देती है। इनका आधार यह है कि ग्राहक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होते हैं और इसी विचार के मद्देनजर ये कंपनियां अपने जितने भी विपणन प्रयास होते हैं उनको उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने की ओर लगा देती है। तो अब देखो, उत्पाद विचारधारा का मानना है कि ग्राहक बढ़िया क्वालिटी के उत्पादों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उत्पाद क्रय करने का मात्र केवल ये एक ही आधार नहीं है। ग्राहक माल के मूल्य को भी देखते हैं, उपलब्धता को भी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और अधिक मूल्य वाला माल ग्राहक का बजट भी बिगाड़ सकता है। ये दोष हैं, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि केवल गुणवत्ता ही विपणन सफलता का एकमात्र रास्ता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये दोष नहीं है, ये कहा जाता है कि केवल गुणवत्ता ही विपणन सफलता का एकमात्र रास्ता। हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर जो है एक बार आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे तो बार बार उसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट को मानने वाली कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर अपने सारे मार्केटिंग एफर्ट्स लगा देती है। थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट। जो कंपनियां सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है उनका मानना है कि ग्राहकों को अकेला छोड़ देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। अब इस विचारधारा को मानने वाले कहते हैं कि केवल कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाकर चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। कस्टमर को अकेला मत छोड़ो, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, यानी कि दबकर मार्केटिंग करो, दबकर अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई करो, जिससे कस्टमर जो है प्रोडक्ट को खरीदने पे मजबूर हो जाए। वस्तुएं, इनका मानना है, इस विचारधारा वालों को मानना है कि वस्तुएं खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। इनका मानना है, ये कहते हैं वस्तुएं बेचते हैं, गुड्स आर नॉट ब्रॉट,
बट दे हैव टू बी सोल्ड, यानी कि उनको बेचा जाता है। इसका आधार ये है कि ग्राहकों को लुभाया जा सकता है बातों के द्वारा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताकर, प्रोडक्ट की फीचर्स बताकर। इस विचार के मद्देनजर वे कंपनियां जो इस विचार को फॉलो करती है अपने विपणन प्रयासों से ग्राहकों को समझाने और लुभाने की ओर केंद्रित करती है, यानी कि टोटली सारे प्रयास अपने किस पे लगा देती हैं, ग्राहकों को समझाने पे और ग्राहकों को लुभाने पर लगा देती है। कंपनियां ये सोच इन विचारधारा को मानने वाली कंपनियों की ये सोच रहती है कि बेचो जो आपके पास है। क्या कहती है? कहती है जो आपके पास है वो बेचो, सेलिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसको बेचो, चाहे तरीका कोई भी अपनाया जाए। तो इस विचारधारा का ये मानना है कि बार बार कोशिश करने से आप ग्राहक को कुछ भी बेच सकते हो। कुछ हद तक तो हम ठीक मानते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि ग्राहक को एक बार गलत ढंग से अपने चंगुल में आप फंसा लेते हैं तो बार बार वह आपके पास नहीं आएगा, बल्कि वह आपकी जो इमेज है उसको खराब करने का काम करेगा। तो कहा जा सकता है कि ये जो मेथड है, जो कंपनियां इस कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट को मानती है, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, वो फायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक नहीं है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा को मानने वाली कंपनियों की ये मान्यता है कि उपभोक्ता संतुष्टि यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। और इनका विचार है कि कंपनी को वो वस्तुएं और सेवाएं बनानी चाहिए, उत्पन्न करनी चाहिए जो उपभोक्ता चाहती है, न कि वे वो कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को मानने वाली कंपनियां कहती है कि हमें वो प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जिसको हम बना सकती हैं, बल्कि हमें वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कस्टमर चाहते हैं। तो इस तरह से वे उसको नहीं बेचते जो बना सकते हैं, बल्कि वह बनाते हैं जो वो बेच सकते हैं। दे डोंट टेल व्हाट दे कैन मेक बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल। वही बेचे जो कस्टमर चाहते हैं। इसी विचार के मद्देनजर इस विचार को मानने वाली कंपनियां अपने सभी मार्केटिंग जो प्रयास होते हैं, विपणन प्रयास होते हैं, उपभोक्ता संतुष्टि पर लगा देती है। तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ये एक आधुनिक विचारधारा है और इसे अपनाकर लंबे समय तक लाभ कमाया जा सकता है। इस विचारधारा का एक दोष है, इसको हम आधुनिक विचारधारा तो मान लेते हैं, लेकिन इस विचारधारा का एक छोटा सा दोष ये है कि इसमें हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तो बात कर ली, लेकिन इसमें सोशल वेलफेयर की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपसे पांचों में से पूछा जाए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन सी है, तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन में सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी दे रखी है, तो जो आपकी फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये दोनों मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही है। अब आती है फिफ्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखो, ये इस विचारधारा को मानने वाली कंपनियों की ये मान्यता है कि उपभोक्ता संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर नहीं, बल्कि उपभोक्ता कल्याण और समाज कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए। ये केवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि ये तो पूरे समाज के कल्याण पर ध्यान देती है। यह विचारधारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से एक कदम आगे चलती है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि मात्र उपभोक्ता संतुष्टि से बात बनने वाली नहीं है। आज के टाइम में पूरे समाज की भलाई को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण लेकर समझते हैं। यदि एक कंपनी ऐसा व्हीकल तैयार करती है जिसमें पेट्रोल की तो कम खपत होती है, लेकिन ऐसे इससे प्रदूषण बढ़ता है। मान लेते हैं कंपनी ने कोई एक व्हीकल तैयार किया है, उस व्हीकल में पेट्रोल की तो बहुत ही कम खपत है,
लेकिन उससे पोल्यूशन होता है। तो इससे उपभोक्ता तो संतुष्ट हो जाएगा। उपभोक्ता संतुष्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल कम खपत होगा तो उसका खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन इससे समाज कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट गंदा होगा तो वो पूरे समाज को अफेक्ट करेगा। तो सामाजिक कल्याण के अंतर्गत दो तत्वों को शामिल किया जाता है: उच्च स्तरीय मानव जीवन और प्रदूषण रहित वातावरण। तो इस दर्शन को या इस फिलॉसफी को मानने वाली कंपनियां अपने सभी विपणन प्रयास उपभोक्ता संतुष्टि और सामाजिक कल्याण इन दोनों पर लगा देती है। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह एक नवीनतम, बिल्कुल नवीनतम विचारधारा है और इसे अपनाने वाली कंपनियां लंबे समय तक अच्छे लाभ अर्जित करती है और विकास भी करती है। तो ये थी हमारी 5 कॉन्सेप्ट। कौन कौन सी? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड थी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट, और फोर्थ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और फिफ्थ हमारी है सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब हम इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे पांचों के बारे में। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस मार्केटिंग फिलोसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। तो ये देखो पांचों दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है यहाँ। सबसे पहली है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है सेलिंग, फोर्थ है मार्केटिंग और फिफ्थ है सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है कारखाने से स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट कारखाने से, सेलिंग भी कारखाने से, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बाजार से, और सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो बाजार एवं समाज दोनों से स्टार्ट होती है। मेन फोकस किस पे रहता है? जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है इसमें फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने पे फोकस रहता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में। और जो आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसका फोकस रहता है उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना, और सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस रहता है उपभोक्ता कल्याण के साथ साथ समाज का कल्याण भी हो। थर्ड जो है मीन्स यानी कि साधन कौन कौन से हैं? देखो जो आपकी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है ये संतुलित मूल्य और आसान उपलब्धि करवाती है। यानी कि इनका मानना है कि अगर मूल्य संतुलित मतलब कम मूल्य होगा और उपभोक्ता के पास उसके नियर स्टोर पर अगर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया जाए तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को मानने वाला का विचार है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगा तो कस्टमर अपने आप ही उसको खरीद लेंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और सेलिंग कॉन्सेप्ट है ये मानते हैं कि अगर हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें, सेल प्रमोशन करें तो इससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को आसानी से खरीद लेंगे। और जो हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उनका मानना है कि इसके अंदर उपभोक्ता यानी कि विभिन्न विपणन क्रियाएं करें जिससे उपभोक्ता संतुष्ट हो। और सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मानना है कि विभिन्न विपणन क्रियाओं के साथ साथ उपभोक्ता भी संतुष्ट करना है और समाज का कल्याण भी करना है। नेक्स्ट है एंड्स, समाप्ति। देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का एंड क्या होता है? अधिकतम उत्पादन करके लाभ कमाना। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर लाभ कमाना है। और सेलिंग कॉन्सेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करके लाभ कमाना है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में उपभोक्ता को संतुष्ट करके लाभ कमाना है। और सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में उपभोक्ता संतुष्टि और सामाजिक कल्याण दोनों के द्वारा ही लाभ कमाना है। तो ये आज इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर था। जय हिंद, जय भारत।